गजानंद ने चाकू पर रीना के फिंगरप्रिंट्स लेने के बाद में सीधा उस औरत को फोन मिला दिया था जिससे वो अभी मिलकर आया था। उससे शाबाशी पाने के बाद में गजानंद काफी खुश हो गया था, लेकिन इधर लकी काफी परेशान सा नजर आ रहा था। वो सोने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे ठीक से नींद नहीं आ रही थी। सुबह जब कुछ देर के लिए उसकी आंख लगी ही थी कि इतने में फिर से टूट गई। वो उठकर नीलेश के साथ पेशी के लिए कोर्ट पहुंच गया था। उसने कोर्ट में जो माहौल देखा, उसे देखकर उसका दिमाग खराब हो गया था। रीना और बाकी लड़कियों को थाने में तो मारा ही गया था, लेकिन यहाँ लाते ही उनके चेहरे पर कालिख भी पोत दी गई थी। कुछ देर के बाद जब वो सभी कोर्ट के अंदर आए तो जज ने कार्रवाई शुरू करने के लिए कह दिया था। जज ने जैसे ही उनसे ये कहा तो इतने में एक वकील अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसने फ्रेंच बियर्ड रखी हुई थी और उसकी आंखें बड़ी तेज तर्राट नजर आ रही थी। उसने एक सेकंड के लिए रीना और उसकी साथियों को देखा, फिर अपनी पैनी नजरें नीलेश और लकी पर डाली और आखिर में जज की तरफ देखते हुए बोला, जज साहब, मैं हमारे स्वर्गीय कलेक्टर साहब की तरफ से यहाँ खड़ा हूँ और मैं चाहता हूँ कि उस दिवंगत आत्मा के लिए बाकी आप सब लोग भी 2 मिनट के लिए खड़े हो जाएं। उनकी मौत ने न सिर्फ धर्मशाला को बल्कि पूरे देश को एक बहुत बड़ा झटका दिया है। ऐसे में मैं चाहता हूं कि उनकी आत्मा की शांति के लिए सिर्फ 2 मिनट के लिए जो कोई भी इच्छुक हो वो खड़ा हो जाए और अपनी आंखें बंद कर ले। जज ने जब उस वकील की बात सुनी तो वो उसे रोकना चाहता था। वो कोर्ट कचहरी में ये सब काम नहीं होने देना चाहता था, क्योंकि इससे ना चाहते हुए भी कोर्ट की भावना कलेक्टर की तरफ झुक सकती थी। लेकिन इससे पहले कि वो किसी को रोक पाता, वहां बैठे हुए लगभग सभी लोग अपनी जगह से खड़े हो गए थे। हर किसी ने अपनी आंखें मूंद ली थी। नीलेश को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे खड़े होना चाहिए था या नहीं, लेकिन जब लकी अपनी जगह से खड़ा हुआ और रीना और बाकी लड़कियों को भी आंखें मूंदने के लिए कहा गया तो फिर नीलेश भी अपनी जगह से खड़ा हो गया। 2 मिनट पूरे होने के बाद विपक्षी वकील ने कहा, अब हम सब अपनी अपनी आंखें खोल सकते हैं। सभी ने अपनी अपनी आंखें खोली और अपनी जगह पर बैठ गए। इसके बाद उस वकील ने अपनी तरफ से दलील देते हुए कहा, जज साहब, मैं सबसे पहले कोर्ट के सामने हादसे से जुड़े तथ्य रख देना चाहता हूं। आप सभी लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आदरणीय कलेक्टर यानी मिस्टर गोपीनाथ मिश्रा जी की हत्या परसों रात की गई। यह हत्या उनके दफ्तर में हुई। इस हत्या को एक चाकू के जरिए अंजाम दिया गया और इस हत्या के पीछे इन चारों लड़कियों का हाथ है, उस वकील ने कहा, और रीना और बाकी लड़कियों की तरफ उंगलियां उठा दी। वो चारों अभी भी अपने काले पुते चेहरों के साथ मायूस सी कटघरे में खड़ी थी। उस वकील ने लकी को देखा और बोला, जज साहब, इस हत्या के पीछे का कारण बहुत ही साफ है। ये लड़कियां धर्मशाला से कुछ दूरी पर शिवाश्रम नाम का एक आश्रम चलाती हैं। इनका आश्रम कहता तो यही है कि ये लोग बेसहारा लड़कियों की मदद करते हैं, लेकिन अंदर होता क्या है किसी को मालूम नहीं। एक जमाने में जब इस आश्रम को गुरु माँ चलाती थी तो वो बेसहारा लड़कियों को हथियार चलाने और लड़ने की ट्रेनिंग दिया करती थी। वैसे लड़कियों को ये सब ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, उनकी अपनी हिफाजत के लिए जरूरी है, लेकिन गुरु माँ के इरादे कुछ और थे। अपने आश्रम का खर्चा चलाने के लिए वो बड़े बड़े सेठों से, या यूं कहूं कि सेठों की सुपारी लिया करती थी और उसे पूरा करने का काम इन लड़कियों पर छोड़ देती थी। ये लड़कियां यहाँ लोगों को मारने का और उन्हें धमकाने का काम करती थी। मुझे ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि ये आश्रम एक छोटा मोटा आतंकी संगठन ही है, उस वकील ने कहा। जैसे ही उसने इतना कहा कि इतने में नीलेश अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला, ऑब्जेक्शन जज साहब, वकील साहब मुकदमे से हटकर आश्रम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि अभी तक इल्जाम साबित नहीं हुआ है। जैसे ही उस वकील ने नीलेश का ये तर्क सुना तो वो थोड़ा संभल गया। जज को भी उसकी ये बात सही लगी और उसने कहा, मिस्टर रितेश, आप प्लीज मामले से जुड़े तथ्यों पर बात कीजिए। सर, ये बात पूरी तरह से मामले से जुड़ी हुई है, उसने कहा और अपने सेक्रेटरी को इशारा कर दिया। उसका सेक्रेटरी अपनी जगह से खड़ा हुआ
और उसने सीधा जज के सहायक को एक बड़ी सी शीट दे दी। जज जब उस शीट को देख रहा था तो इतने में उस वकील ने कहा, सर ये उन लोगों की सूची है जिन लोगों की पिछले कुछ सालों में धर्मशाला में हत्या हुई है। हर हत्या में कहीं ना कहीं इस आश्रम और इसकी लड़कियों का ही नाम आया है। ये बात अलग है कि इनकी दबंगई की वजह से पूरा इलाका इनसे खौफ खाता था और इसलिए किसी की भी इन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट करवाने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन अगर इन पीड़ितों के परिवारों से बात की जाए तो वो यही कहते हैं कि उन्होंने अपने परिजन को शिव आश्रम की वजह से खोया है। कुछ तो इनकी क्रूरता के चश्मदीद गवाह भी हैं, बस वो इनके डर की वजह से गवाही देने से डरते हैं। मैं आपके सामने इन सभी तथ्यों को इसलिए पेश कर रहा हूं ताकि मैं अदालत के सामने ये साबित कर सकूं कि ये लड़कियां पेशेवर कातिल हैं। कत्ल करना इनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऑब्जेक्शन जज साहब। इतने में नीलेश ने कहा। जज ने उसे बोलने का मौका दिया। नीलेश अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन रितेश जी जिन्हें तथ्य बनाकर आपके सामने पेश कर रहे हैं वो तथ्य नहीं है, बल्कि राय है, ओपिनियन है। और ओपिनियन और फैक्ट में बहुत अंतर होता है। इन्होंने आपके सामने उन लोगों की सूची तो पेश की है जिन लोगों की हत्या में इनके हिसाब से शिव आश्रम का हाथ है, लेकिन रितेश जी उन लोगों की सूची पेश करना भूल गए जिन लोगों की जान शिव आश्रम और उनकी लड़कियों ने अपनी जान पर खेलकर बचाई है। आज हमारे बीच मिस्टर लक्ष्मण लाल अग्रवाल बैठे हैं। इनकी जान बचाने में इन चारों लड़कियों का बहुत बड़ा हाथ है और ये तथ्य है। इनके दादाजी, इनकी पत्नी और तो और इनके दोस्तों तक की जान बचाने में इन लड़कियों का बहुत बड़ा हाथ है। इनके आश्रम में जो वैद्यराज बैठते हैं उनका आयुर्वेद में योगदान अतुलनीय है। ऐसी कितनी ही चमत्कारी दवाइयों की उन्होंने खोज की है जिसकी वजह से आज लोगों की जिंदगी आसान हो गई है। और मैं अपने इन सब दावों की एवज में तथ्य और साक्ष्य दोनों पेश कर सकता हूँ। अब रितेश जी का ये कहना है कि हमारा आश्रम एक आतंकी संगठन से कम नहीं है। माफ करना जज साहब, लेकिन शिव आश्रम के अलावा रितेश जी मुझे एक ऐसे आतंकी संगठन का नाम बता दें जो जान लेने के साथ साथ जान देने का भी काम करते हो, तो मैं अभी के अभी ये केस ही छोड़ दूंगा। नीलेश की बात सुनते ही कोर्ट में बैठे कुछ लोगों ने ताली बजानी शुरू कर दी। लकी ने भी उसकी बात सुनकर एक राहत की सांस ली। खुद रीना और बाकी लड़कियां जो अभी तक मायूस नजर आ रही थीं, उनकी आंखों में भी एक तरह की चमक दिखाई देने लगी थी। जज ने अपना हथौड़ा बजाया तो तालियां रुक गईं। इसके बाद जज ने कहा, देखिए आप दोनों ही पक्ष मामले से भटक रहे हैं। हम यहाँ परसों रात को कलेक्टर गोपीनाथ मिश्रा की जो मौत हुई है उसकी सुनवाई के लिए बैठे हैं। रितेश जी, आपको इस बारे में कुछ कहना है? जी जनाब, रितेश ने कहा। नीलेश अपनी जगह पर बैठ गया। इतने में रितेश आगे आया और बोला, तो जज साहब, जैसा कि मैंने बताया कि इन लोगों के लिए खून करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और कलेक्टर का खून करने के पीछे भी इन लोगों के पास में एक ठोस कारण था। वो कारण था इनके आश्रम की जमीन। उस जमीन के ऊपर इन लोगों ने अवैध कब्जा जमा रखा है। आज से नहीं, कई सालों से। पहले जब आश्रम का आतंक था तो कोई इस मुद्दे को सरकार के सामने नहीं लाता था, लेकिन जब से इनकी गुरु माँ की मौत हुई है और उसके बाद जब से लक्ष्मण जी ने कामकाज को अपने हाथ में लिया है, तब से इन लोगों का आतंक कम हो गया है। कलेक्टर गोपीनाथ मिश्रा का ट्रैक रिकॉर्ड हमेशा से उन कामों के लिए मशहूर रहा है जिन्हें करने में हिम्मत और जज्बा लगता था। जब उनका यहाँ तबादला हुआ और उनकी नजर में ये अवैध कब्जे का मामला आया तो उन्होंने तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई शुरू कर दी। वो चाहते तो पहले दिन ही इन सभी को आश्रम के बाहर खदेड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने पहले इन लोगों से पेपर्स दिखाने की मांग की। ये लोग पेपर्स नहीं दिखा सके तो उन्होंने इन्हें और टाइम दिया, फिर भी ये अपने पक्ष में कोई मजबूत सबूत नहीं ला सके। ऐसे में कलेक्टर साहब ने इन्हें कहा कि कोई बात नहीं, आप प्रेम से ये जगह खाली कर दीजिए, हम इसमें आपकी मदद करेंगे। वो आदमी इनसे सज्जनता से पेश आ रहा था, लेकिन ये लोग उनसे बदतमीजी करने लगे। जब वो शस्त्र बल लेकर जमीन खाली करवाने गए तो उन्होंने कलेक्टर साहब के सामने नारेबाजी की। जब उन्होंने कहा कि हमारी आपके सरदार से बात करवाओ तो इन्होंने साफ मना कर दिया और इन चारों लड़कियों ने आगे आते हुए कहा कि जो भी बात करनी है हमसे करो। उन्होंने उन्हें समझाया, कहा कि यहाँ हमें एक रिसर्च सेंटर बनाना है जिसमें कैंसर के ऊपर रिसर्च की जाएगी और उसके लिए दवा बनाई जाएगी, लेकिन उन्होंने जमीन खाली नहीं की और उल्टा उनकी जान ले ली।
मैं इस मामले पर और रोशनी डालने के लिए कलेक्टर साहब के प्यून को गवाह के तौर पर कटघरे में पेश करना चाहूंगा, रितेश ने कहा। जज ने उसे इजाजत दे दी। कुछ देर के बाद प्यून कटघरे में आया। उसने शपथ ली और उसके बाद रितेश ने उससे कहा, जिस रात कलेक्टर सर का मर्डर हुआ उस वक्त तुम कहाँ थे? सर मैं ऑफिस के बाहर ही था। ऑफिस के बाहर रात को? तुम्हारी ड्यूटी तो शाम को खत्म हो जाती है ना? हाँ सर, उस दिन काफी देर तक बैठे थे। असल में वो इस आश्रम के मसले से ना परेशान थे। अगले दिन वो पुलिस और फोर्स के साथ आश्रम जाने वाले थे, तो उसी की तैयारी में लगे हुए थे। ऐसे में वो देर तक बैठे थे तो मैं भी उन्हीं के साथ बैठा हुआ था, प्यून ने कहा। उसके बाद क्या हुआ? सर उसके बाद ये चारों लड़कियां आई और बोली कि हमें सर से मिलना है। मैंने पूछा कि क्यों मिलना है, तो कहने लगी कि हमें हमारी जमीन के कागज मिल गए हैं, हम वही सर को दिखाने आए हैं। और इतने में इनमें से एक लड़की ने एक थैली मुझे दिखा दी। यही चारों थी? हाँ सर। पक्का? जी सर, यही चारों थी। प्यून ने रीना और बाकी लड़कियों के चेहरे को और ध्यान से देखते हुए कहा। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर मैंने सर से कहा कि वो चारों लड़कियां आई हैं, तो उन्होंने कहा कि उन्हें अंदर भेज दो। मैंने इनके लिए दरवाजा खोल दिया। उसके बाद क्या हुआ? रितेश ने पूछा। सर उसके बाद ये अंदर गई और दरवाजा बंद हो गया। फिर कुछ देर तक इन लोगों के बातें करने की आवाज तो आ रही थी, लेकिन मैं ठीक से सुन नहीं पा रहा था। फिर कुछ देर के बाद अचानक से कलेक्टर सर की चिल्लाने की आवाज आई। मैं हड़बड़ा गया। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने दरवाजा अंदर से बंद किया हुआ था। कुछ देर के बाद इन्होंने दरवाजा खोला और मुझे धक्का देकर ये चारों लड़कियां वहां से भाग निकली। मैं इनके पीछे भागता, उससे पहले ही मेरी नजर कलेक्टर सर पर पड़ी। मैंने देखा कि सर को बहुत बड़ा घाव लगा है, उनका खून बह रहा है और वो जमीन पर बेसुध होकर गिरे पड़े हैं। मैं भागकर उनके पास गया और फिर एम्बुलेंस को फोन किया, लेकिन जब तक एम्बुलेंस आती तब तक वो बेहोश हो चुके थे। फिर भी जैसे ही एम्बुलेंस आई और हमने सर को एम्बुलेंस में डाला और हॉस्पिटल लेकर गए, वहां जाते ही सर को कुछ देर तक आईसीयू में रखा गया और उसके बाद मृत घोषित कर दिया गया, प्यून ने कहा। रितेश ने जैसे ही ये गवाही सुनी तो वो लकी और नीलेश को देखने लगा। इसके बाद उसने जज को देखा और कहा, तो देखा सर आपने, जमीन के कागज दिखाने के बहाने इन लोगों ने सीधा कलेक्टर सर को ही मार दिया और वहां से फरार भी हो गई। यानी एक तो झूठ बोला और ऊपर से खून भी किया। तुम जा सकते हो, इतने में रितेश ने कहा। लेकिन जैसे ही प्यून कटघरे से बाहर आने वाला था, इतने में नीलेश अपनी जगह से उठा और बोला, क्या मैं इनसे कुछ सवाल कर सकता हूँ? जज ने नीलेश को देखा और फिर हाँ में सिर हिला दिया। अब आगे क्या होने वाला था? क्या सच में उन चारों ने कलेक्टर का खून किया था या ये सारी मनगढ़ंत कहानी थी? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलीनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।